अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एमन महबूब। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के सक्कर में पेश आया ऐसा ही एक होलनाक वाकया, जहां मुजरिम रिक्शा ड्राइवर बनकर बच्चियों औरतों को रिक्शे में बिठाता और फिर उनको नशावर अशिया पिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और उनसे सोने जेवरात चोरी करता और फिर उनको कत्ल कर देता। ऐसा ही कुछ होने वाला था दो खवातीन के साथ, जो बाजार से सामान खरीदने के बाद वापस घर आ रही थी। तभी एक रिक्शा ड्राइवर उनके पास आकर उनको कम किराए में भी ले जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में सफाक मुजरिम ने रिक्शे को वीरान जगह पर रोका और असलहे के जोर पर खवातीन से सब लूट लिया। मुलजिम ने औरतों को लूटने के बाद गोली मारकर बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस है कि टस से मस न हुई और मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सकी। के पैसे लेने गई थी, उधर से रश्के वाले ने उठा के हमारी अम्मी को कत्ल किया था और सोने जेवर उसके उठा लिया। उसको जो भी दूसरे हैं तो उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी कुराड़ी अम्मी के कातलों को गिरफ्तार करना चाहिए। हमें फांसी सज़ा चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ और भी मुजरिम थे? हाँ, और भी दूसरे 3 हैं, वो भी गिरफ्तार हुए। वो गिरफ्तार नहीं है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ था। तो क्यों क्या काम किया? पुलिस कोई भी तावन नहीं करता है अभी तक। हम करता है तो उसको फांसी आए और दूसरों को भी कोई ना कोई सजा तो आना चाहिए। रवा साल सक्कर में ऐसे 2 वाकयात हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक मुलजिम को कानून की गिरफ्त में न ला सकी। अगर कानून हरकत में न आया तो ऐसे वाकयात में इजाफा होता जाएगा। कई मासूम लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठेंगे। हमारे को पता पड़ा जो हमारी बुढ़ी अम्मा गया है नादरा ऑफिस शनासी कार्ड निकलाने, जिसने इसने रश्के पे लेके गया, रश्के वाले ने उसी से अलावा इसको कत्ल करके इसको फेंकने की कोशिश करा। इसने बगलो बाईपास पे जो ये गिरफ्तार हुआ है उस जाए वारदात पे इसको पुलिस ने ले लिया हिरासत में। जो इसके पास प्रॉपर्टी है, रश्का भी उधर मौजूद था और उससे अलावा इसको पकड़ा गया। इसने खुद कहा जो मेरे साथ 3 बंदे और भी हैं, इसने खुद कहा 3 बंदे और भी हैं, 2 उसमें औरत और 1 मर्द, दूसरे भी हैं। हम 4 बंदों ने हमने मिल के इसको कत्ल किया सोने जेवर के चक्कर में। इसके हमने पहले कान काटे हैं, सोने जेवर उतारे, जिंदा था उसी टाइम। फिर ये बोल रहा था मैं जाके घर बताऊंगा, उसको इसने मार दिया कत्ल करके। दुर्भक कातिल ये रफीक शेख जी। इसने खुद कहा जो मेरे साथ 3 बंदे और भी हैं कातिल। बिल्कुल हमने भी तफसील किया तो इसके साथ बिल्कुल ये हम चाहते हैं इसको फांसी दिया जाए हमारे सामने और इसके जो बकाया मुजरिम हैं 3 उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको भी सजा दिया जाए। नाजरीन, अलार्मिंग बात तो ये है कि 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग का एक ही मुजरिम पकड़ा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुजरिम 1 महीने से ज्यादा जेल में टिक क्यों नहीं पाता। ऐसे मुल्जिमान जेल से रिहा कर किसी और का घर उजाड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। दरिंदा सिर्फ मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस है कि तस से मस नहीं हो रही। अफसोसनाक बात तो ये है कि इस केस में एक ही मुल्जिम को पुलिस बार बार गिरफ्तार करती है और उसका नाम है रफीक शेख। सवाल ये है कि पुलिस बाकी 4 मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं लाती। सफाक मुल्जिम रफीक शेख ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए कहा कि उनका गैंग 5 बंदों पर मुश्तमिल है, जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। अपने जराइम का एतराफ करते हुए मुल्जिम ने बताया कि उन्होंने 4 कत्ल किए हैं, जिनमें एक मियाँ बीवी को कराची में कत्ल किया गया था और 2 कत्ल सक्कर में किए गए हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR मौजूद हैं। वैसे गलती थी वही बस अल्लाह किथा क्यों हुआ उनके? बेड़ी चौका का काथे वने पई? नादरा ऑफिस वो ता उनके अग में कत्ल क्यों या अग में उन्हें जेवर लाए पो उनके मारे? जेवर अगे में लाए जेवर बेवर ला था माता ना आते बस पोयो कत्ल को पोयो थी। कत्ल का पोला था बियो ता सा करती है कोई भी ना है ता अकेला अकेलो। ता पुलिस मारियो त ना है ना उन्हें भौ खां त नथा बुधाए ना ता पाण क्यों कर? हाँ बाबा ताके पछतावो आया है लाजमी इंसान
छा था सम्झो तव्हां हाणे कहिड़ी सज़ा ॾिनी वञे हिन जी? बसि अलाह बहितर कंदो, अॻिते अदालत में वेठियूं आहिनि, अलाह पाक आसानी कंदो। अॻु में तव्हांजा अहिड़ा ॿिया वाक़िया बि थियल आहिनि? उहे मुंहिंजा न हुया, ज़ातिया जा हुया, उन्हनि में बरी थियो मां। घणा केस आहिनि अॻु में अहिड़ा था? 2 हुया। इन जैसे वहशी दरिंदों का खुलेआम घूमना सक्कर पुलिस के लिए सवालिया निशान है। एसएसपी सक्कर सियासी लोगों के शाही प्रोटोकॉल में मसरूफ तो नजर आते हैं, मगर शहर में होने वाली वारदातों से बेखबर दिखाई देते हैं। मकामी लोगों का कहना था कि वो अपनी जान को किसी भी तरह महफूज नहीं समझते। 25 जनवरी 2023 में हुआ, जिसमें मुलजिम रफ़ीक शेख जाए वारदात पकड़ा गया था और हमारी जो बूढ़ी माँ थी, मेरी भाभी थी, उसको जो है तो यहाँ से लेके गया है, रक्शे के उठा के ले गया रक्शे में। फिर उसके बाद वहाँ जाके इसने यहाँ से अगवा किया, अगवा करके फिर रोहड़ी हद में इसने वहाँ जाके कत्ल किया। फेंकने के लिए उसको बबरलो बाईपास पर जाके वहाँ ज़मीनों के खेतों में फेंका गया है। जो मुलजिम है मोहम्मद रफ़ीक शेख, वो जाए वारदात पे पकड़ा गया है। खुद एफआईआर में पुलिस ने खुद ने लिखा है, एफआईआर में तो 4 बंदे, 2 औरतें, 2 मर्द, जो सिल्वर कलर की गाड़ी है एक्सला है। हमारी गाड़ी देख के पुलिस ने खुद बयान दिया, हमारी गाड़ी देख के इसने गाड़ी भगा के वो रक्शे से उतर के एक्सला गाड़ी में बैठ के वो चले गए। आज तक वो मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुई हैं और मेरा मुतालबा है और आईजी सिंध से और डीआईजी सक्खर से और साईं मुराद अली शाह से, तो ये इस बंदे के जितने बंदे इसके साथ गैंग है, उस गैंग को गिरफ्तार किया जाए। और इसको मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदलिया इनको सजाए मौत और फांसी के सिवा इसको नहीं छोड़े। पुलिस इस टाइम तक हमें जो आप देखते रहते हैं तो अक्सर कर, तो पुलिस के पास जो भी जाता है तो वो बेटे देता है, बेटियां नहीं देता। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे ये कह रहा है बस आज डेयरी खोल रहा हूँ, डेयरी खुला हुआ है। अतः पुलिस को कोर्ट का भी आर्डर रहते हैं कि डेयरी खोला जाए और इसका दूसरे मुलजिम पकड़ा जाए, जिसमें कोर्ट ने नोटिस निकाला था एसएसपी के पास जाए इसका जो है तो दूसरे मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। आईओ था सक्खर का, अपना खैरपुर का, उस आईओ को चेंज करने के लिए उसने कोर्ट में पटिशन दाखिल की थी मैंने, तो वो आईओ चेंज हुआ। आज तक वो आईओ ने दूसरा जो नया आईओ आया है उसने अभी तक कोई तहकीकात शुरू नहीं किया। सक्कर पुलिस शहर में होने वाली वारदातों पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों में खौफ व हिरास की लहर बरकरार है। शहरियों ने करप्ट एसएचओज के खिलाफ हुकूमत से सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा कर लिया, लेकिन अफसरान शाही प्रोटोकॉल से फारिग हो जाएं तो शायद आम शहरी के जान और माल के तहफ्फुज़ पर तवज्जो दे सकें। इसके साथ साथ सक्कर सिटी के थानों की हदूद में मुबैना तौर पर जराइम की वारदातों में इजाफे पर थानेदारों के खिलाफ आईजी सिंध से अवामी हलकों का कार्रवाई का मुतालबा है। जब आपकी पुलिस की आपके डिस्ट्रिक्ट में 3300 पुलिस एहलकार हो, पुलिस की नफरी हो, उसमें से 1600 एहलकार अकॉर्डिंग टू द एसएसपी सक्खर के हाईकोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि हमारी 1600 से ज़्यादा जो नफरी है वो यहाँ के सरकार से, गवर्नमेंट से मुंसलिक जो नुमाइंदे हैं या उनके ख़ानदान के जो लोग हैं उनके प्रोटोकॉल में या अफसरशाही उनके प्रोटोकॉल में मसरूफ़ है। बाकी इतनी बड़ी आबादी है डिस्ट्रिक्ट सक्खर की, मैं कहता हूँ 1.5 मिलियन से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सक्खर की आबादी है। तो इस इतनी बड़ी आबादी के लिए बाकी 1200-1300 एहलकार क्या कर सकेंगे, और वो एहलकार भी या तो भत्ता गिरी में मसरूफ़ हैं या लोगों को, शहरियों को चौराहों पर, सड़कों में लूट खसुट में मसरूफ़ हैं। तो आवाम की जान माल जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। यही वजह है कि जो कातिल लोग हैं, जो रहजन लोग हैं, जो डकैत लोग हैं, वो बड़े जुर्रत के साथ, बड़े बहादुरी के साथ दन दनाते शहरों में आते हैं और लूट खसुट करते हैं, लोगों को कत्ल करके जाते हैं। आपने देखा कि कल परसों सेशन कोर्ट के बाहर एक शहरी को कत्ल किया गया जो कोर्ट में हाजिरी के लिए, पेशी के लिए आया था और कोर्ट से बाहर उसको कत्ल किया गया। इसी तरह आए रोज़ सियाहकारी के वाक़यात हो रहे हैं, हनर किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो सूरत बहुत ही भयानक है। तो मैं कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना चाहिए, और ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। बाकी जो फोर्सेस सिंध में काम कर रही हैं वो सिंध की बजट इस्तेमाल कर रही है, रेंजर्स सिंध की बजट इस्तेमाल कर रही है, और हमारे सिंध में फ़ौज की छावनियाँ हैं
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो क्रिमिनल लोग हैं जो अमन अमान के खराबी के बास बन रहे हैं, उसमें अमन अमान खराब कर रहे हैं, उन पर नज़र रखें और उनको रोकें, उनको कानून के पकड़ दिलाएं। सराय के मुताबिक सक्कर सिटी के थानों की हदूद में गुज़िश्ता काफी दिनों से दुकानों पर असलहे के जोर पर चोरियां, डकैतियां और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। इतनी बड़ी तादाद में वारदातें होने के बावजूद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई मौसर इकदाम न उठा सकी। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अमन का गहवारा शहर सक्कर में गफलत की नींद सो जाने वाले पुलिस अफसरान की वजह से कबीलाई झगड़े और कई संगीन जराइम जन्म ले रहे हैं। डकैत दिन दिहाड़े जदीद असलहे से लेस लॉन्चर्स उठाकर शहर में दाखिल होते हैं और औरतों, शेरख्वार बच्चों को गोलियों से भूनकर बासानी फरार हो जाते हैं। मैं आपको ये बात कहूँगा कि हमारे पास, आप इसको सिंध पुलिस न कहें, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पुलिस है, क्योंकि ये सियासतदानों के कहने पर चल रही है, किसी कानून को फॉलो ये नहीं करी। अगर ये कानून को फॉलो करती तो हमारे शहरों में भी कबीलाई तकरार नहीं होते और खूनरेजी नहीं होती और न गांव में होती और न किसी और इलाके में होती, क्योंकि कानून में ये है कि आपका सबसे पहली यानी कि वो ड्यूटी है पुलिस की, वो आप अमन कायम करें और लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। लेकिन यहाँ पर सारी जो पुलिस है वो सियासतदानों की सिर्फ चमचागिरी में मसरूफ़ है और कुछ भी नहीं है। इसी एक ही वजह से यानी कि सारा जो माहौल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़ बरोज़ अब लोग अगवा हो रहे हैं और वो धाड़ेल जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन लोगों के वो गुस्सा को बुलाकर, उनकी औरतों को बुलाकर उनसे यानी कि नाज़ेबा तरीका और गैर अखलाकी यानी कि तरीका इस्तेमाल करके फिर उनकी वीडियो बनाई जा रही है और वो डार्क वेब पे वो दे रहे हैं और उधर से भी वो पैसे कमा रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये जो डेकोरेट हैं, ये जो धाड़ेल हैं, ओपनली यानी कि चैलेंज कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे रेट को और ये सिंध सियासी पुलिस को, सिंध सियासी पुलिस आप इसको कहें। तो यानी कि अब ये इनको यानी कि नहीं यानी कि लोकेट कर रहे कि ये बंदा कहाँ से यानी कि ये चला रहा है नेट और अपलोड कर रहा है अपनी वीडियो, क्या लोकेशन है। आज तक कोई यानी कि इतना जदीद दौर ये चल रहा है, कोई इनको पास या टेक्नोलॉजी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये बिल्कुल अपने यानी कि कौम से, अपने मुल्क से और अपनी ये ड्यूटी से ये सच्चे नहीं हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासतदानों के पीछे। हो सकता है जितने भी कुछ अच्छे भी होंगे पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन सब अपनी पोस्टिंग बचाने में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं। सक्कर समेत शिकारपुर, कंदकोट, खैरपुर, गोटकी के करीब डाकू अब अगवा बराए तावान से लेकर हनी ट्रैप जैसे संगीन जराइम में भी मुलविस दिखाई देते हैं। अवामी हलकों का कहना है हनी ट्रैप जैसे वाक़यात डाकू पुलिस की सरपरस्ती में करते हैं। लड़कियों की आवाज बनाकर शहरियों को शादी का झांसा दिया जाता है और फिर सादा लोगों को कच्ची में बुलाकर अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद मजबूर मुगवियों के वर्सा से करोड़ों रुपए ताउन का मुतालबा किया जाता है। दरिंदा सिर्फ डाकू मुगवियों की छोटी छोटी बच्चियों, बहन और बेटियों को नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि दरिंदा सिर्फ भेड़िए नाजेबा वीडियोस को करोड़ों रुपयों के इवज डार्क वेबसाइट में बेच देते हैं। उन मुजरम मारियो आहे, उन पर हथ नथो ॾे, हाणे उहो गिरफ़्तार त आहे, उहे बि उनखे फांसी जो ऑर्डर आहे। असांखे फांसी खपे, असांखे का शइ बि न खपे। असांजो माउ आहे ग़रीब बेवा, उनखे खणी वियो ते मारियो अथनि त असांजी माउ आहे न, असांजो फ़ैसिला बि करनि, असांजो का शइ बि नथो करे कुझु बि। सो ज़िमर कढिया अथसि, हा ज़िमर कढिया अथसि। असांजे वास्ते नादरा में पैसा खणनि, पैसा असांखे नथा मिलनि, असां विया आहियूं वेरीफाई कराइण। इहा घुरूं था त असां हिनखे फांसी ऑर्डर ॾे, पोइ जेको उहा गिरफ़्तार थिए। इस केस को सक्कर वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में सिंध पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिसमें IG सिंध और मुतलका SSP पेश हुए थे। केस सिंध हाई कोर्ट में जाने के बाद भी पुलिस जराइम पेशा अनासिर पर काबू न पा सकी। नाज़ेबा वीडियो बना के वो उनकी कोई वेबसाइट है, वो बाहर मुल्कों में उनका कोई कनेक्शन है, वो वहाँ पर बेच रहे हैं। इतना बड़ा अपना हमारे यहाँ सानिया हो रहा है। उनकी बच्चियों को वो अपना वीडियो बना के, ओपन वीडियो बना के वो किसी वेबसाइट पे वो पैसों में बेच रहे हैं। ये दिन दहाड़े में शहरों में लूट मार हो रही है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है।
पुलिस के सामने वारदातें हो रही है, पुलिस बेबस लाचार बनी हुई है और चोरों को तो ऐसे छोड़ा हुआ है कि वो चोरी करके अगर चले जाते हैं, अगर पुलिस को कहते हैं भाई ये यहाँ से लूट मार के चले गए हैं, तो पुलिस उनके पीछे नहीं लाती। पता नहीं कोई पीछे कोई सरदार का हाथ होता है, किसी बडेरे का हाथ होता है, पता नहीं क्या हो रहा है। हम तो परेशान हो गए हैं। सक्खर समेत सक्खर शहर की बात करें या सक्खर के गिरदनवा के जो इलाके हैं या मजमूत सक्खर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अमन अमान की सूरत बहुत गंभीर है, कोई भी महफूज नहीं है। जराइम इतना बढ़ गया है कि ना आवाम की जान महफूज है, ना आवाम की माल महफूज है। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। डकैती के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं, शहरों में, देहात में, गाँव में दिन दिहाड़े वाक़यात हो रहे हैं और कत्ल व गारत इतनी बढ़ गई है कि अगर हम आदाद शुमार उठाएं तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग तो कश्मीर और फ़लस्तीन में भी नहीं मारे जाते जितने लोग हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे कबायली तसादुम, कबायली दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं, डकैतों के हाथों मारे जा रहे हैं। दौरान डकैती लोग अगवा हो रहे हैं और जिस तरह आजकल जो एक ट्रेंड चला है कि ख़वातीन की आवाज़ में लोगों को गुमराह करके उनको बरगला कर उनको अपने आप पास बुलाया जाता है, उनके पास उनको लोगों को अगवा किया जाता है। तो उस तरह के वाक़यात बढ़ चुके हैं। जहाँ तक पुलिस की बात आ रही है तो पुलिस हमारे यहाँ पुलिसिंग में जो है ना बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक तो हमारे यहाँ पुलिस की जो स्टाफ है बहुत कम है, जिस तरह आबादी बढ़ रही है पुलिस की जो नफरी है बहुत कम है और जितनी नफरी है उसमें से आधी से ज़्यादा जो नफरी है वो वडेरों और सरदारों और भोतारों और जागीरदारों और मुंतखब नुमाइंदों के बेटों और के फैमिली मेम्बर्स के प्रोटोकॉल में मसरूफ़ है। हम देखते हैं कि SHO से लेकर DSP लेवल तक जो अफसरान हैं वो उनके प्रोटोकॉल में मसरूफ़ होते हैं और आवाम की जो जान जो माल है उसकी हिफाजत पुलिस अपनी लगता है कि जैसे कि वो अपना फ़र्ज़ समझते ही नहीं है। वो समझते कि सिर्फ यही लोग इंसान हैं, इन लोगों की हमें हिफाजत करनी है जो हुकूमत में हैं या हुकूमत से वाबस्ता जो लोग हैं उनके ख़ानदान से वाबस्ता हैं। बाकी जो आम शहरी हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जैसे कि पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है। आए दिन सुबह शाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुबह शाम गलियों से, मोहल्लों से, मार्केटों से मोटर बाइक चोरी हो रहे हैं, घरों में डकैती के वाक़यात हो रहे हैं, देहात में शहरों में लोग दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। और ये सारी सूरत देखकर लगता ही नहीं कि हम किसी रियासत में रह रहे हैं और उस रियासत नामी कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई सिक्योरिटी इदारे नज़र नहीं आ रहे। सिंध के इंतहाई संगीन समाजी और माशरती मसाइल और अलमियों में बाहिमी कबायली तनाज़ात का जिक्र न किया जाए तो सिंध के हालात की मौजूदा मंजरकशी नामुकम्मल होगी। गुज़श्ता 4 दहाइयों में कबायली दहशतगर्दी के नतीजे में कत्ल होने वाले नौजवानों, बच्चों और ख़वातीन की तादाद हज़ारों में है। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, सक्खर, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना और इनके वज़ाफ़ाती इलाके कबायली झगड़ों में सख्त मुतासिर हुए हैं, जहां अब भी मुख्तलिफ कबाइल एक दूसरे के खिलाफ बंदूक की नोकताने एक दूसरे को मौत के घाट उतारने को तैयार खड़े हैं। गुज़श्ता माह कश्मोर, कंदकोट में बेगुनाह कत्ल किए गए आला तालीम याफ्ता IBA यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजमल सावंत का कत्ल भी नाम निहाद कबायली तनाज़े के शख्साना था। अजमल सावंत के कत्ल को सिंध में बहुत बड़े सानहे के तौर पर देखा गया। सिंध के बाशऊर हल्के कबायली दहशतगर्दी का जिम्मेदार सरदारी निज़ाम, मकामी पुलिस अफसरान और हुकूमत सिंध को ठहरा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी सिंध में जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें कोई महफूज नहीं है, ना बड़ा, ना छोटा, ना बच्चा, ना बच्ची, ना बहन, ना माँ। आए दिन डकैती है, अगवा है, चोरी है। इसकी वजह यह है कि कानून की रिट नहीं है, कानून पे अमल नहीं है। अगर किसी को सज़ा और जज़ा हो तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होंगी। और जो अफसर लगे हुए हैं हमारे सिंध के अज़ला में, जो SSPs लगे हुए हैं, वहाँ पे है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। अगर ये ना होती तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इनको फ्री हैंड दिया जाए, ऑफिसर्स को उनको काम करने दें, तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ये इसकी वजह ये है कि जहालत है, तालीम का फुकदान है, अवेयरनेस नहीं है। हमें चाहिए कि हम जो तालीम का जो मयार है उसको बेहतर करें और जो तालीम का जो रेशो है उसको बढ़ाएं। तो इस तरह ये चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास तालीम नहीं होगी और शऊर नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी,
تو اس طرح کی چیزیں یہ مسلسل چلتی رہیں گی اور ختم نہیں ہو سکتی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور دیکھیں گے پشاور میں پیش آنے والے ہولناک داستان جہاں دوست ہی دوست کا دشمن. ویلکم بیک ناظرین. کہتے ہیں کہ دنیا پیسے سے چلتی ہے اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. معاشرے میں پیسوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر خرید و فروخت کے لیے پیسوں کا استعمال اچانک بند کر دیا جائے تو ایک مہینے کے اندر اندر ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا اور پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی. لیکن پیسوں سے سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ناظرین یہ حقیقت ہے کہ پیسوں سے ہم کھانا خرید سکتے ہیں لیکن کھانے کا شوق نہیں. دوائی تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں. نرم بستر ضرور خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں. علم خرید سکتے ہیں لیکن دانش مندی نہیں. ظاہری خوبصورتی خرید سکتے ہیں لیکن باطنی خوبصورتی نہیں. تفریح خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں. واقف کار خرید سکتے ہیں لیکن دوست نہیں. نوکر تو خرید لیں گے لیکن وفاداری نہیں. کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے اپنے قریبی عزیز اور دوستوں کو بھی نقصان پہنچانے سے نہیں کتراتے. ایسا ہی ایک دلخراش واقعہ پیش آیا پشاور کے نواحی علاقے میں جہاں 2.5 لاکھ روپے ہتھیانے کے لیے ایک دوست نے اپنے دوست کے ساتھ جو کیا وہ سن کر آپ. پشاور کے علاقے بھانا مانوڑی میں 3 فروری 2023 کو ملزم ساجد علی نے آصف اللہ ولد حیات پرویز کو گاڑی کے اندر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا جسے تشویشناک حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا. آصف اللہ کئی گھنٹے زندگی و موت کی جنگ لڑنے کے بعد جاں بحق ہو گیا. مقتول آصف اللہ اور ملزم ساجد علی قریبی دوست بھی تھے اور ان کے مابین چند سالوں سے پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے کا مشترکہ کاروبار بھی چل رہا تھا. دونوں نے مل کر خوب پیسے کمائے لیکن جب کاروبار آہستہ ہوا تو دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں دوستوں نے مل کر ایک گاڑی 2.5 لاکھ روپے میں بیچی اور اس حساب سے دونوں کو ایک جتنا حصہ ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا. ساجد نے آصف کو کہا کہ یہ کلائنٹ میں لے کر آیا تھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. ایک روز ساجد نے اپنے دوست کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور اس کو گاڑی دکھانے کے بہانے ساتھ لے گیا جہاں سفاک درندے نے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا. ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ریزن کیا تھی اس میں، لیکن اتنا تک پتہ تھا کہ اس نے اس کے بڑے بھائی کو گلا دیا تھا میرے بھائی کے اس کے پاس پیسے تھے لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. جو ریکارڈنگ وائس میرے بھائی کے ساتھ تھا موبائل میں وہ اس کے بڑے بھائی کو سنا دیا تھا. وہ خود آپس میں لڑ پڑے ہیں تو سارا جو زور ہے نا یہ میرے چھوٹے بھائی سے انہوں نے نکالا ہے. وہ بھی اعتماد کے تھرو پر جو اس کو فون کیا کہ آپ باہر آ جائیں مجھے ذرا فروٹ لینی ہے اور میں دوسری بیوی کے گھر جا رہا ہوں. یہ جب گھر سے باہر نکلے تو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا اور میں کھڑا تھا باہر روڈ کے فروٹ والے کے ساتھ ہی میں کھڑا تھا اور یہ آ کر ساجد نامی دوست جو اس کا ہے اس نے آواز دیے تو میں نے دیکھا کہ چلو یہ تو اس کو دوست ہے. یہ گیا ہاتھ ملا کر انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی بس ڈائریکٹ اس پر فائر کیے. بس میں نے اپنے بھائی کو اٹھا کر جو ہے نا الارس لے گیا. تقریباً 4 گھنٹے وہ وہاں پر زندہ تھا. لیپراکٹومی اس کا ہوا. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ موقع پر موجود تھے؟ شاہد تھے آپ؟ جی میرے تقریباً اس کے 12-13 فٹ کے فاصلے پر ہی تھا لیکن بس اس نے جو فائر کیا تو گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے نا اس نے بس وہ فرار ہو گئے وہاں سے. کتنے فائر کیے؟ 2 فائر کیے تھے اس نے. دونوں لگے تھے؟ دونوں اسٹمک پر لگے تھے. یویٹا اس کا جو ہے نا وہ اس سے بس وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. مقتول کے بھائی عمر حیات کے مطابق آصف اور ساجد کے مابین گاڑی کی رقم کا تنازع چل رہا تھا جو تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی تھی لیکن ساجد اس کو رقم دینے سے انکاری تھا اور آخرکار ملزم نے رقم ہتھیانے کے لیے اپنے جگری دوست کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. میرا نام عمر حیات ہے جی. میں پشاور رمداس کا رہنے والا ہوں جی اور میرا بھائی جو ہے نا وہ 3 فروری کو ساجد نامی شخص نے ساجد علی نامی شخص نے اس کو قتل کیا تھا اور بے وجہ بے گناہ اس کو قتل کیا. کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہے, کوئی جرم میرے بھائی نے کیا نہیں ہے, تو کس وجہ سے اس کو قتل کیا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کس وجہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا. پولیس ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے, ایس ایچ او بھانا ماڑی, ڈی ایس پی صاحب سب ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے. مقتول
مقتول کے بھائی عمر حیات نے بتایا کہ ملزم ساجد نے اس کے بھائی کو رقم کے تنازع پہ قتل کر دیا اور اب ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ ملزمان بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے پولیس ملزمان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو لوگ بھیج رہے ہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کسی کو بیچتے کبھی کسی کو بیچتے، راضی نامہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ راضی نامہ کرو ورنہ ہم یہ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو مارا کیوں؟ مقتول کی والدہ نے بتایا کہ اس کا شوہر محکمہ پولیس میں دوران ڈیوٹی شہید ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک کو ملزم ساجد نے قتل کر دیا تھا اور دوسرے بیٹوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمیں ذہنی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جی اس کا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، اور بس گھر والے جو میری والدہ ہے اور میں۔ بھائی کیا کام کرتا تھا؟ بھائی میرا جو ہے نا وہ پراپرٹی کا بزنس کر رہا تھا جی۔ گھر لیا ہے کسی کو کرائے پہ، یا کسی کو گھر لے کر جو ہے نا اس میں کچھ پیسے بچے، یا گاڑی لے لیا اس میں کچھ پیسے بچے۔ ان کے ساتھ کاروبار تھا ملزموں کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اتنا کاروبار نہیں تھا، یہ اس کے ساتھ دوست تھا۔ یہ ابھی جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ مل کر اس کے ساتھ ملا تو بس یہ واقعہ ہو گیا، لیکن جو 4-5 سال اس کے ساتھ یہ بالکل ملا ہی نہیں تھا، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی صرف دوستی تھی۔ اور ابھی جو یہ ایک گاڑی لے لی، ایک لین دین ہوا تو اس میں اس نے یہ کام کر دیا۔ مقتول کے بھائی عمر حیات نے بتایا کہ ملزم آزاد گھوم رہا ہے اور پولیس ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لوگ بیچ کر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ راضی نامہ کر لو ورنہ ہم یہ کریں گے، اور بس اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں ہم کو۔ کے حوالے سے پولیس کو اپنی رپورٹ کی ہے؟ جی پولیس کو ہم نے رپورٹ دیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں بھی ملزمان گرفتار بھی تک نہیں ہوئے؟ نہیں، ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ مقتول کے بڑے بھائی سمیع اللہ نے بتایا کہ وہ موقع پر موجود تھا کہ ملزم نے آ کر 2 گولیاں فائر کر دی۔ دوستی تھی اس کے ساتھ، کم از کم 7-8 سال کی دوستی تھی ان کے ساتھ، میرے بھائی کی۔ یہ دونوں ٹور پہ بھی جایا کرتے تھے، ادھر ادھر گھومنا بھی کرتے تھے، لیکن اس دوران جو ہے نا اتنا معلومات مجھے ملا ہے کہ ان دونوں نے ایک گاڑی لی تھی۔ ان گاڑی کے 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے نا اس ملزم کے ساتھ میرے بھائی کی رہتے تھے۔ میرے بھائی کے جو پیسے تھے نا ان ملزم کے ساتھ بقایا ابھی بھی ہے، لیکن ابھی معلوم نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اس کو گولی مارا ہے۔ مقتول کی والدہ اور بھائی نے فریاد سناتے ہوئے حکومتی اداروں اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کے قتل میں ملوث ملزم ساجد علی کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور ایک بیوہ ماں کو انصاف اور جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو مارا کیوں؟ آپ راضی نامہ کے لیے بھی آتے ہیں، ملزم آزاد گھوم رہا ہے، اور اس طرح پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا ملزموں کو؟ پولیس نے گرفتار نہیں کیے، ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے، لیکن پولیس اپنا کوشش کر رہے ہیں۔ دعویداری کتنے بندوں پہ ہیں؟ ایک بندے پہ ہوئی ہے، ایک بندے نے فائر کیا ہے، میرا بڑا بھائی تھا، وہ کھڑا تھا، اتنا فاصلے پر کھڑا تھا، تقریباً یہ جو آپ یہ پیچھے سائڈ کی کرسی، اتنا فاصلے پر کھڑا تھا میرا بھائی، اور یہ آ کر ہاتھ ملایا ہے میرے بھائی سے، اس ہاتھ کو ہاتھ ملایا اور اس ہاتھ پہ فائر کیا ہے۔ یہ گاڑی میں پیچھے سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، 2 تھے یا 1 بندہ تھا، لیکن گاڑی میں اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ۔ اپنی گاڑی تھی کہ پرائیویٹ گاڑی میں؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی تھی یا پرائیویٹ تھی، لیکن گاڑی تھی اس کے ساتھ۔ گاڑی میں آیا، میرے بھائی سے ہاتھ ملا کر ایک ہاتھ پہ اس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ پر اس نے فائر کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی اس کیس میں شہادتی ہے، وہ خود کھڑا تھا اور اس نے خود دیکھا ہوا ہے، بس یہی۔ ناظرین، پیسہ کمانا غلط نہیں،
लेकिन ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की हवस कतई दुरुस्त नहीं। एक शख्स जो किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहा है, यकीनन उसकी ख्वाहिश होगी कि वो अपना घर तामीर करे, गाड़ी खरीदे, उसके बच्चे भी अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ें। मगर होता यह है कि इन ख्वाबों की तकमील के लिए दौलत कमाते कमाते हम आसाइशात और ख्वाहिशात ही के गुलाम बन के रह जाते हैं। इसीलिए जो लोग दौलत को हर चीज पर तरजीह देते हैं, वो जिंदगी को भूल भुलैयों में उलझकर हजूम में तन्हाई महसूस करते हैं। जिस तरह जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह रिश्ते नाते नागुज़ीर हैं। जिंदगी में खुशहाली जरूरी है, लेकिन सेहत की कीमत चुकाकर नहीं, रिश्तों को पीछे छोड़कर भी नहीं, अपनों को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि अपनों के हाथों में लेकर और फिर खुशहाली में ज़हनी आसूदगी को भी मत भूलें। क्योंकि देखा गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाने की हवस में अपने प्यारों को ही अपना वक्त नहीं दे पाते। हालांकि आज जो गुजर रहा है वो कल का सबसे कीमती लम्हा है, और जो याद की सूरत फिर जिंदगी भर साथ रहेगा। लिहाजा खुशहाल जरूर हों, मगर ख्वाहिशात के गुलाम हरगिज नहीं। चंद लम्हात के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर ना लगाएं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी उमरकोट से। तो देखते रहिए एबीएन, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। तालीम इंसान में शऊर पैदा करती है। तालीम से हमें मालूम होता है कि क्या गलत है, क्या सही है। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो इल्म हासिल करके उनका नाम रोशन करे। पूरा साल असातिज़ा बच्चों को निसाब की किताबें पढ़ाते हैं और उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रखते हैं। मगर पाकिस्तान में हमेशा हमने कुछ मामलात में इंतजामिया को कोताही करते देखा है। बचपन से हमें हमारे बड़े नकल करने से रोकते हैं, मगर अब तो शायद इस बात पर कोई कान भी नहीं धरता कि उनका बच्चा स्कूल जाकर करता क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि इम्तिहानात में बच्चे नकल करते नजर आते हैं, मगर सवाल ये है कि उनको इसकी इजाजत कौन देता है। इंतजामिया इस पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं करती। हाल में ही हमने ये सुना था कि स्कूल इंतजामिया और एफिलिएटेड बोर्ड ने उसकी सजा तजवीज़ की है। नकल करने वाले बच्चों को इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनका नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। मगर इसके बिल्कुल बरक्स मीरपुर खास में कुछ मंजर देखने को मिले। मीरपुर खास बोर्ड के तहत इम्तिहान शुरू होते ही बूटी माफिया सरगर्म हो गया और कॉपी कल्चर अरूज पर पहुंच गया। बच्चों ने इम्तिहान देने से पहले ही पेपर हासिल कर लिए ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े और वो बगैर तैयारी के ही पास हो जाएं। हुकूमत सिंध के इम्तिहानात में नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। वालिदैन मायूसी के आलम में तो मौजूद हैं, मगर सवाल तो ये भी उठता है कि बच्चों का इस अमल में साथ क्यों दिया, और अगर वालिदैन इस बात से बेखबर थे तो बच्चों को पैसे क्यों दिए गए। अगर यही निज़ाम रहा तो कैसे पढ़ेगा पाकिस्तान और कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। इस बात की जमानत कौन देगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो अपनी कुर्सियों पर लड़ने में मसरूफ हैं। इस बूटी माफिया की वजह से इन बच्चों की हक तलफी की जाती है जो इम्तिहानात में मेहनत करते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाल्लाह आपने इतने हसास मसले के ऊपर, इतने अहम मसले के ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत तो कोशिश की। शाबाश, आफरीन आप लोगों को। ये इस वक्त जो है मैं बिल्कुल, मेरी शॉप जो है वो एक इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल करीब है और यहाँ से तकरीबन कोई हज़ारों बच्चे जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम 9th और मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो अपने ज़ाती तजर्बात और ज़ाती जो मैं ख़ुद भी 1-2 दफ़ा चक्कर लगाने सेंटर पे गया तो वहाँ मैंने देखा कि जो प्राइवेट स्कूलीज़ के जो बच्चे हैं जिनसे हज़ारों और लाखों रुपए माहवार फ़ीस ली जाती है, वो बच्चे बिल्कुल जो है वो उन्हें बाकायदा एक सिस्टम के तहत और एक प्लानिंग के तहत बाकायदा हलशुदा पर्चा लाकर दिया जा रहा है और वो उसे देख कर पर्चा हल कर रहे हैं। बल्कि इसके बरक्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, अल्लाह की मेहरबानी से उस प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी मदद आप और अपनी मेहनत आप के तहत पर्चे हल कर रहे हैं, अपने इम्तिहानात दे रहे हैं। आखिर ये सवाल ये पैदा होता है कि जो वालिदैन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों पर हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उन्हें नकल कराकर ही इम्तिहानात करवाने हैं तो फिर ये सारे इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं। और अगर ये इस तरीके से नकल करते हैं तो मेरी समझ में ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो गरीब मिस्कीन के बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ये उनकी मेहनत पर खुल्लम खुल्ला डाका है, उनके हक पर खुल्लम खुल्ला डाका डाला जा रहा है। इस तरीके से जो मेहनत करके बच्चे आगे आ रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे
और ये जो लाखों और हज़ारों रुपए फीस भर के नकलें करके प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पास हो रहे हैं, ये पास होते चले जाएंगे और हकीकी गरीब मिस्कीन जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा आगे पाकिस्तान और हमारे सूबा सिंध का मुस्तकबिल है, वो बच्चे सारे पीछे चले जाएंगे। तो खुदारा मेहरबानी करें, इस चीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो दें और जो हकीकी बच्चे मेहनत करने वाले हैं उन्हें आगे लाने के लिए कोई असबाब बनाया जाए। नाजरीन, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के आबाई ज़िला उमरकोट में 9वीं और 10वीं जमात के होने वाले इम्तिहानात में बूटी माफिया की जानिब से वक्त से कबल ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन जाते हैं, जिसकी वजह बच्चे आसानी से और सरे आम मोबाइल के जरिए पेपर हल करते नजर आते हैं। जबकि दफा 144 नाफिज होने के बावजूद हल शुदा जवाबात की फोटोकॉपियां तलबा को बआसानी मिलने की वजह से भी सरेआम नकल का सिलसिला जारी है। बच्चों का तो कहना है कि चंद पैसे देने के बाद उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है और इस तरह वो पेपर का हल शुदा कॉपी हासिल कर लेते हैं। हर पेपर से पहले उनको हल शुदा पेपर मुहैया कर दिया जाता है। जैसे इम्तिहान शुरू है और उसके साथ ही साथ ये हमारा जो ज़िला है, ये हमारा जो तालीम का वज़ीर है उसी का ज़िला है, लेकिन अफसोस की बात ये है सरेआम जो नकल चल रही है, लेकिन उसके अंदर ये है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उसके जो स्पेशल उनों के लिए अलग एक सेंटर बनाया गया है, उधर एक सरेआम नकुल चल रही है और मोबाइल सरेआम चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि नकुल करने से डिग्री तो मिल सकती है, बच्चे पास तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके लिए ऐसे नौजवान जो टैलेंट वाले नौजवान वो पीछे हो जाते हैं। तकरीबन जो गरीब लोग हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उन्हों के हक में धाड़ा लगता है। इस वजह से हम मुतालबा करते हैं फिलफोर जो सिंध के अंदर ये नकुल चले इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जुर्म कहानी की टीम ने जब राज से पर्दाफाश किया और उसके खिलाफ आवाज उठाई तो डीओ सेकेंडरी बिलावल कंभार ने इम्तिहानी मराकज में किसी भी किस्म की नकल करवाई जाने से इनकार कर दिया। यहाँ 28 ब्लॉक हैं, मैं एक्सटर्नल एक हूँ, ठीक है। मैं कोशिश बहुत की है, हमने मोबाइल हमने क्लोज किए हैं, उनसे छीन लिए हैं। हमारी कोशिश बिल्कुल ये है कि कापी नहीं होनी चाहिए, हम इसके फेवर में कतन नहीं। तो नज़र मोहम्मद दर्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमरकोट। अतल मकतूर हमारी कोशिश ये है कि कहाँ भी किसी भी ब्लॉक में कापी न हो, और कापी अगर कराई जाती है कोई बाहर के लोग हैं या वो कराते हैं, बाकी कोई उस्ताद इस कापी में हमारे यहाँ मुलविस नहीं है। बाकी रही मोबाइल की बात, मोबाइल आप देखें को चंद जगह पे होगा एक्सटर्नल हमारा वो भी मौजूद है, पर हम अतल मकदूर ये कोशिश करते हैं कि कापी ना हो। वो आपको सबको पता है कि जो सोर्स है उनको रोकना चाहिए और हम उनके साथ हैं, कापी न होनी चाहिए, कापी करना जुर्म है। सिविल जज कुनरी की जानिब से इम्तिहानी मराकज के दौरे को मुमकिन बनाया गया, जिसके दौरान बच्चों से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ABN न्यूज की टीम ने बच्चों के मोबाइल फोन के जरिए और हल शुदा जवाबात की फोटोकॉपी के जरिए पेपर हल करने की फुटेज हासिल कर ली। हथ में पियो है, तव्हां पाण पिया विराए ॾियो। ही छा आहे, ही तव्हांजे हथ में पिया ही हल शुदा जवाब ही सभिनी वटि पिया। नकल की करें प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल उमरकोट के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। उन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हमारे गवर्नमेंट के सेंटर से स्कूल्स के गर्ल्स के वाले गर्ल्स में हैं, बॉयज़ वाले बॉयज़ में हैं। बाकी मोबाइल जो है वो हमने अभी विज़िट किया है, मेरी टीम में मेरे साथ है सही बशीर कोसो साहब है, तो मुझे किसी बच्ची के पास मोबाइल नज़र नहीं आया। हालांकि वो टेबल पे रखे हुए थे कुछ मोबाइल्स, बाकी बच्ची के हाथ में नज़र नहीं आया है। जहाँ तक ये जो आप कह रहे हैं कि उनको पेपर छपे हुए मिल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमारी नज़र में हमारी पकड़ में आता है कोई तो हम बिल्कुल उसको पकड़ लेते हैं, उसे छीन भी लेते हैं। अगर हमारी नज़रों से कोई हमारे नज़र में नहीं आता है तो फिर तो अलग चीज़ है। बाकी हम विज़िट कर रहे हैं, मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट विज़िट किया है, कुनरी से लेकर समारो, पिथोरो, उमरकोट, यहाँ आज उमरकोट के सेंटर्स विज़िट कर रहा हूँ। बाकी बिल्कुल ये बच्चों की तादाद ज़्यादा है और इन सेंटर बोर्ड वालों को चाहिए कि सेंटर बढ़ाएं, ज़्यादा सेंटर करें। ये 3 सेंटर जो है बिल्कुल उमरकोट के ये बच्चे आप देखें, हाई स्कूल 2 के अंदर आप जाके पोजीशन देखें, बिरांडे के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर उन्होंने शामियाना लगाया उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ भी देखें तो ये पोजीशन है। तो मैं बोर्ड वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदे के लिए जो हमारे सेंटर्स बढ़ाए जाएँ। थैंक यू।
एक्सटर्नल इम्तहानात में भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने बच्चों से काफ़ी मोबाइल फ़ोन छीने हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश है कि नकल को रोकें और इसमें कमी कर सकें। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की इजारादारी कायम होने की वजह से इम्तिहानी मराकज़ में प्राइवेट स्कूल के बच्चों का ब्लॉक अलग कायम किया गया। गलत चीज़ है, नकल से हम वो तो डिग्री तो ले सकते हैं, मगर वो जो तालीम जो लेनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे रवाज बन गया है, कौन रोकेगा अभी इसको। अभी लाजमी बात है, यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं नकल करवाने में, और फ़ोटो स्टेट के जो दुकानों से वो नकल का जो मवाद है वो लेके उनको देते हैं। नकल से डिग्री मिलेगी, तालीम नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, इस तरह बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है और हलशुदा जवाबात शेयर किए जाते हैं, और अक्सर औकात इन्हें हलशुदा जवाबात की फोटो कॉपियां सरेआम दी जाती हैं, जिससे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आसानी से पेपर हल करते दिखाई देते हैं। हुकूमत को चाहिए दावों और तसल्लियों के बजाय अमली तौर पर तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए इम्तहानी मराकज़ को बूटी माफिया और कॉपी कल्चर से पाक करे, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से महफूज हो सके। तो नाजरीन, इस हफ्ते की जुर्म कहानी से इतना ही। अगले हफ्ते जुर्म की भयानक और सफाक दुनिया से कुछ नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक तैयार रहिए, बेदार रहिए और होशियार रहिए, और देखते रहिए जुर्म कहानी।